सभी साथियों को जय भारत जय संविधान। साथियों, अप्रैल का महीना बहुत ही शुभ महीना है, जिसमें 1 अप्रैल को भारत के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी और पूरे साल का जो लेखा जोखा होता है वो 31 मार्च तक क्लोज हो जाता है। उसके बाद 1 तारीख से भारत की अर्थव्यवस्था का नींव रखी जाती है, वहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल को की गई और कुछ मूर्ख लोगों ने उसको 1 अप्रैल को एक व्यंग के रूप में लिया है कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है। यह मूर्ख दिवस नहीं है साथियों। इस दिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की जो नींव होती है, जो बैंक होता है, उसकी नींव रखी गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, जिससे आज हमारा लेन देन होता है, हमारे देश चलता है, पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। दूसरा साथियों, 5 अप्रैल को पूरे विश्व के प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक जी की जयंती है, जिसके राज में ये बताया जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में इस देश में, पूरी दुनिया में कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं था, कोई शोषण नहीं था, इसलिए उसको प्रियदर्शी राजा बोला गया। तो उनकी जयंती मनाई गई। 11 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाई है अभी पूरे देश में। मैं राष्ट्रपिता इसलिए कह रहा हूँ ज्योतिबा फुले साहब को कि ज्योतिबा फुले साहब जो एजुकेट थे, पढ़े लिखे थे, क्योंकि जो आदिवासियों के जो यहाँ आंदोलन हुए, उस आंदोलन से इस देश में पिछड़े और अति पिछड़े जो लोग थे, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक गैर बराबरी के आधार पर उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। तो ज्योतिबा फुले साहब पढ़े और जिनसे उनकी शादी हुई सावित्रीबाई जी से, उनको उन्होंने शिक्षित किया और दोनों पति पत्नी ने एक निर्णय लिया कि हम जो इस देश में जो पढ़ा लिखा जो तबका नहीं है, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित रह गया है या छोड़ दिया गया है, हम उसको शिक्षित करेंगे। इसलिए सावित्रीबाई फुले जी को कहा कि आप लड़कियों को पढ़ाइए और मैं पुरुषों को पढ़ाऊंगा, आप महिला और लड़कियों को पढ़ाइए। तो दोनों पति पत्नियों ने और एक और शपथ ली माता सावित्रीबाई फुले जी ने कि अगर मैं लड़कियों को पढ़ाऊंगी और आप भी बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम, अगर हमारी अपनी संतान होती है तो हम उन बच्चों को वो सुख नहीं दे पाएंगे जो हमें प्यार देना चाहिए था, इसलिए हम अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान जो उन्होंने दिया। तो आज इस देश में अगर महिला प्रधानमंत्री बनती है, राष्ट्रपति बनती है, या वो माउंट एवरेस्ट पे जाती है, या वो अंतरिक्ष में जाती है, या वो IAS IPS PCS बनती है, या जिलाधिकारी बनती है, DM SDM बनती है, अध्यापिका बनती है, तो उसको श्रेय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब को जाता है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। अगर वो ये त्याग नहीं करते और शिक्षित नहीं करते तो शायद आज महिला को आज पुरुषों के बराबरी के लिए अधिकार नहीं मिलता, और जो पिछड़े हुए जो पुरुष थे उनको भी ये बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। उसके बाद अभी 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर वो महामानव है जिनको वो जो आदिवासी जो आंदोलन था उसके तहत में यहाँ पे लॉर्ड मैकाले को या ब्रिटिश हुकूमत को कानून बनाने पे विवश होना पड़ा। तो उन्होंने 1860 में सोसाइटी एक्ट नाम के कानून बनाया, नियम बनाया, जिससे बहुत सारे जो पिछड़े, अति पिछड़ा जो समाज जो था उसको पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पिताजी जो
सूबेदार जी वो भी वहाँ पे जो आर्मी में जो गए, तो ये जो अधिकार जो मिला वो जो आदिवासी जो आंदोलन यहाँ होते रहे समय समय पे, और हजारों लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी, जिनके घर जलाए गए, जिनकी हत्याएं की गई और जेल में डाला गया, उन लोगों के द्वारा अगर उनके नाम गिनवाने लग जाऊंगा तो उनकी संख्या बहुत लंबी है, जिनका नाम यहाँ देश में नहीं लिया जाता है, लेकिन समय समय पे उसका नाम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आगे किसी कड़ी में। आदिवासी आंदोलन पे के दिन हम चर्चा करेंगे कि जिसको हम नक्सली कह रहे हैं वो असलियत में कौन लोग हैं और उनका आंदोलन क्या है। ये इसके ऊपर किसी दिन फिर मैं आपको पेंडिंग में छोड़ता हूँ। एक दिन जो चर्चा रहेगी सिर्फ नक्सलियों के ऊपर चर्चा रहेगी। तो साथियों, जिस आंदोलन से जो कानून बना उसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। तो उन्होंने इस देश में जब यहाँ से ब्रिटिश का राज खत्म होने लगा, जब अंग्रेज बाहर जा रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कहा कि अगर आप चले गए तो आपका ये जो 1860 का सोसाइटी एक्ट है इसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा, तो आप इसको कानूनी रूप में आप इसको लिपिबद्ध कराने का यहाँ पे करवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के आग्रह पे यहाँ पे भारत के संविधान की नींव रखी गई और यह शर्त रखी गई अंग्रेजों के द्वारा कि हम भारत छोड़ के तब जाएंगे जब इस देश में अपना एक संविधान होगा लिखित में, और जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वर्ग है उनको बराबरी पर लाने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा, एक नियमबद्ध एक लिपि तैयार की जाएगी कि ये ऐसा इसको कानून के रूप में लिया जाएगा, तब हम यहाँ से जाएंगे। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया गया और वो जो संविधान उनकी शर्तों के आधार पर यहाँ पे लिखा गया। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उसमें जो अधिकार सुनिश्चित किए गए वो बराबर के एक समान अधिकार सुनिश्चित किए गए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भारत के मसीहा और महामानव के रूप में माने गए। वो किसी जाति वर्ग वर्ण के नहीं है, वो महिला या पुरुष के नहीं है, वो भारत के प्रत्येक नागरिक के वो पितामह हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी कलम से किसी भी नागरिक के लिए ना छोटा ना बड़ा, कोई ना कम ना ज़्यादा लिखा गया, सबको समान अधिकार के लिए लिखा गया। और उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें जो थी आर्टिकल 13 में, सबसे पहले हम आर्टिकल अगर 1 से पढ़ेंगे और तो 5 तक, तो आपको पता चलेगी कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ये सारी जो आपको वो उसमें पढ़ने को मिलेगा। आर्टिकल 5 से 11 तक उसमें भारत का नागरिक कौन कौन होगा उसको पूरा लिपिबद्ध किया गया, आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 13 में जब आप जाएंगे तो जितनी रूढ़ी और प्रथा थी, जो एक दूसरे से घृणा करते थे, छोटा बड़ा मानते थे, और बहुत सारी जो रूढ़ियां जो थी, जो प्राचीन जो परंपराएं जो थी, जिससे एक मानव दूसरे मानव का शोषण करता है, उस सारी की सारी परंपराओं को, या उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उस रूढ़ी और प्रथा को आर्टिकल 13 में शून्य कर दिया गया। आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार के आधार पे सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने का, वो जो सामाजिक हो चाहे वो शैक्षिक हो या वो आर्थिक हो, सबको एक समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया। आर्टिकल 15 और 16 में जो समाज के साथ में आप जातीय आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इस तरीके की उसमें वो शर्तें रखी गई। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया कि आज से संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से ये सब चीज़ आज से ख़त्म कर दी जाएंगी कि कोई भी आदमी किसी के साथ जातिवाद भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी के साथ घृणा नहीं करेगा, कोई ऊंच नीच नहीं करेगा, और अगर वो करेगा या किसी भी प्रकार से उसको दंडित करेगा या रोकेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, ऐसा उसमें लिपिबद्ध किया गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको आज़ादी दी गई कि आप अकेले भी और एक समूह बना के भी, आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं अन्याय हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो प्रधान लोक सेवक यानी प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट है, या चुनाव आयोग है, या कोई भी संस्था है, या पुलिस प्रशासन है। अगर कोई भी आपके खिलाफ में गलत करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, यह आर्टिकल 19 में दिया गया। फिर आपको 20 से 22-23 में आपको पुलिस से संरक्षक का अधिकार दिया, संरक्षण का,
कि अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया गया है तो आपको पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती। अगर वो करेगी भी, अगर आपका नाम किसी चीज में आ रहा है तो उसकी शर्तें रखी गई, इन शर्तों को मानते हुए पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर करेगी तो उसको पुरुष उसके साथ कोई रिश्तेदार को साथ में ले जाया जाएगा, या उसको महिला पुलिस ही उसको गिरफ्तार करेगी, पुरुष उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी जो उसमें पुलिस का जो संरक्षण का जो अधिकार है, जो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आर्टिकल 47 में इसलिए शॉर्ट बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूं, उसको 10 से 15 मिनट के बीच का करना चाहता हूं। पोषाहार की गारंटी लिखी गई कि आप भारत का एक भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी दी गई? जिनको लोक सेवक चुनते हैं हम मताधिकार से, यानी निगम पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो सफर है, हम उसको जो चुनते हैं लोक सेवक को, ये जिम्मेदारी उनकी लगाई गई। राज्य की सरकारों की, केंद्र के सरकारों की ये जिम्मेदारियां लगाई गई। तो फिर अब हम आगे आ जाते हैं, आर्टिकल 48 और 39 पे आ जाते हैं। तो उस 39 आर्टिकल में लिखा गया 39 में कि इस देश में जितना उत्पादन होता है या उपार्जन होता है, उसका जो धन है, उसका जो बचत है, उसका बंटवारा भारत के प्रत्येक नागरिक में बराबर बराबर होना चाहिए। अब वो कैसे बटेगा, एक लंबी चर्चा का विषय है। मैं इसके ऊपर कैडर देता हूं पूरे समाज में कि वो जो बंटवारा है प्रत्येक नागरिक में कैसे कैसे जाएगा। पहली शर्त यह है कि ये जो चुने गए जो लोक सेवक हैं, इनको देश के नागरिकों को ये बताना चाहिए कि हमारे पास में उत्पादन क्या होता है, कितना उत्पादन होता है, जीडीपी होती क्या है, उत्पादन कितना होता है और उससे बचत कितनी होती है, और उपार्जन क्या होता है, किस प्रकार का उपार्जन होता है, उससे कितनी बचत होती है। पहले तो ये बताना पड़ेगा। फिर ये बताना पड़ेगा भारतीय रिजर्व बैंक को कि देश में कितनी करेंसी चल रही है और उसका सीरियल नंबर क्या है। और दूसरी बात है कि इसमें जो नोटों में जो नकली करेंसी जो चलती है, या जो जमाखोरी होती है, या पैसा लेके भाग जाते हैं लोग, उसको कहीं छुपा के जमा कर देते हैं, उसका भी एक सरल सा एक उपाय है। भारतीय रिजर्व बैंक अगर सीरियल नंबर के हिसाब से अगर करेंसी का एक्सपायरी डेट लिख दे, या किसी भी चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, कोई सामान खरीदेंगे तो उस पर लिखा हुआ है इतने से इतने तक ये आपका वैलिड है, या वारंटी में है या गारंटी में है। ऐसी करेंसी पे अगर एक्सपायरी डेट लिख दी जाए तो वो करेंसी फिर प्रचलन में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो जमाखोरी है उसका दुरुपयोग भी खत्म हो जाएगा, और जो लेके भाग जाते हैं, जो करेंसी को कोई छुपा लेते हैं, उसका दुरुपयोग भी खत्म हो जाएगा। एक सरल तरीका है इसके ऊपर, फिर मैं किसी दिन कैडर दूंगा, ये भी एक कैडर का विषय है। तो एक एक विषय पे एक दिन का कैडर देंगे। आप ये अप्रैल का महीना था, तो जो महापुरुषों की जो जयंती हमने मनाई, तो 13 तारीख का जो अप्रैल का जो ये महीना, 13 तारीख को बैसाखी थी, अभी बड़े धूमधाम से मनाई गई, ये पर्व के रूप में मनाई गई, क्योंकि इससे अनाज जो है, जो फसल पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको कटाई किया गया। तो एक पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में इसको पूरा देश मनाता है। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं बैसाखी की। 1 अप्रैल की सबको बधाई देना चाहता हूं। 5 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब की मैं बधाई, सम्राट अशोक की जयंती पे बधाई देना चाहता हूं। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब की जयंती पे आप सब देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और 14 अप्रैल को भारत के मसीहा महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे पहले तो भारत के संविधान के ऊपर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में भारत के संविधान के जैसा कहीं पे भी संविधान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के संविधानों को बाबा साहब ने पढ़ा, लेकिन किसी में भी कुछ अच्छा नहीं मिला। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमारे देश की जो समस्या है उसके ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा। तो समस्याओं का समाधान संविधान में है। इसलिए मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी में काम करता हूं, माननीय अनिल भारती जी के नेतृत्व में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही नेक दिल और एक बहुत पढ़े लिखे सुलझे इंसान हैं, एडवोकेट भी हैं, और त्यागी पुरुष हैं, और टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं हैं, ईमानदार हैं। उनके नेतृत्व में मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, और मेरी जो जिम्मेदारी दी उन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगाया है। मेरा नाम शंकर लाल खेरालिया है। मैं पूरे भारत में संविधान का कैडर दे रहा हूं, और चुनाव के लिए लोक सेवक तैयार कर रहा हूं समाज के बीच में से कैडर के माध्यम से। और हमारा जो मकसद है,
हम भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा पर आधारित समतामूलक विकसित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण के लिए वचनबद्ध हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, और जिसमें सबको धन, धरती, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रक्षा, सुरक्षा सबको एक समान मिलना चाहिए। उस लड़ाई को राष्ट्रवादी जनता पार्टी आज लड़ रही है पूरे देश में। आपसे आग्रह करूंगा इस मिशन में आप भी सहयोग करेंगे, और मैं सबको इस अप्रैल के महीने की मैं बधाई देता हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय भारत, जय संविधान।